नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए पंजाब के पटियाला में क्या हो गया। पंजाब के पटियाला में आज सड़कों पर कोहराम मचा रहा। लोग तलवारें हथियार लेकर एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहे। पुलिस बीच बचाव करने के लिए आई, हालात पर काबू करने की खातिर उसे बल प्रयोग करना पड़ा, यहां तक कि फायरिंग भी करनी पड़ी। काफी देर तक इस तरह का हिंसक कोहराम पटियाला में बना रहा और देश भर के टेलीविजन चैनल्स पर वीडियो तस्वीरें लगातार चलती रही, आपने भी देखी होंगी। मसला यह था, जानना नहीं चाहेंगे आप मसला क्या था? तो सुनिए, मसला यह था कि शिवसेना के लोग जो थे वो खालिस्तान विरोधी रैली निकाल रहे थे और खालिस्तान के विरोध में नारे लगा रहे थे। ये खालिस्तान का विरोध कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन लोगों ने शिवसेना के उस जुलूस पर हमला बोल दिया। और यह हमला, यह हिंसक झड़प 3 बुनियादी सवाल खड़े करती है। पहला सवाल यह कि क्या पंजाब के भीतर खालिस्तान समर्थक लोगों की तादाद अब बढ़ने लगी है? क्या पंजाब में माहौल ऐसा हो गया है कि खालिस्तान या देश विरोधी ताकतें वहां अपनी जड़ें जमाने लगी हैं? और तीसरा यह कि हिंसक हालात पंजाब के दूसरे शहरों में, जैसे पंजाब के हालात हुए वैसे क्या दूसरे शहरों में भी बन सकते हैं? और ये तीनों सवाल बुनियादी तौर पर बड़े और जरूरी हैं। इसीलिए आज पंजाब के इतिहास में आंकड़ों के जरिए झांकने की कोशिश करेंगे और आज के वक्त को इस हिंसक झड़प और झड़प के आसपास के हालात को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आने वाला समय इस हिंसक झड़प की वजह से खतरे की घंटी बजा रहा है। देखिए, बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ेंगे चर्चा में, हमारे साथ संजय कपूर होंगे जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इकराम संधू हमारे साथ होंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कमरजीत सिंह रिंटू हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और इंतखाब फारूकी साहब होंगे हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे, हम इस चर्चा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। पटियाला में हुई हिंसक झड़प की कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बेहद चिंता पैदा करती हैं। ये तस्वीरें खालिस्तान समर्थकों के खतरनाक मंसूबों की एक झलक दिखाती हैं। तस्वीरें देखिए। ये आपने देखा पंजाब के पटियाला में किस तरीके से हिंसक झड़प हुई। यहां कुछ जहांगीरपुरी के विजुअल्स भी आपको देखने को मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पंजाब के पटियाला में ये क्या हुआ, और इससे सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या सक्रिय हो रहे हैं खालिस्तानी। अब मैं आपको बताता हूं आंकड़ों के जरिए कि आंकड़े की जुबानी हिंसक झड़प हम क्यों कह रहे हैं कि खतरे की घंटी है। देखिए, यहां पर पटियाला में हिंसक झड़प खतरे की घंटी है क्योंकि 2020 में, यानी 2 साल पहले, किसान आंदोलन में सक्रिय हुए थे खालिस्तानी समर्थक। हमने देखा था, तब यह आवाज उठी थी। 2020 में खालिस्तानी चीफ पन्नू काफी एक्टिव हुआ था, उस वक्त काफी सुर्खियों में वो रहा था। इसके अलावा 2020 में आंदोलन में विदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे। यह कहा गया कि भाई खालिस्तान समर्थकों ने विदेशों से फंडिंग की थी। यह 2020 से मामला चला आ रहा है। 2020 में जिस तरीके से खालिस्तान का एक बार को नाम उठा, वो सुर्खियों में आया। इसके अलावा यह भी हुआ कि ड्रग्स की बरामदगी हुई। आपको बता दें 800 किलो हेरोइन तस्कर गिरफ्तार हुए। 2021 की बात करें तो हेरोइन 300 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त हुई। 2020 में ही 506 किलो हेरोइन जब्त हुई। यहां आंकड़े आप देख सकते हैं, ये आंकड़े हैं ड्रग्स बरामदगी के। 2009 में 233 किलो हेरोइन जब्त हुई थी, 2020 में 506 किलो हेरोइन जब्त हुई। 2 साल में ड्रग्स की बरामदगी, हम आपको बता रहे 2 साल के अंदर ड्रग्स कितनी ज्यादा बरामद हुई है।
और ये सारा इंडिकेशन जो है वो खालिस्तान के सक्रिय होने पर जाता है कि क्या खालिस्तान वहां पर सक्रिय हो रहा है क्या, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने वहां पर रैली निकाली, खालिस्तान के विरोध में वो रैली थी, क्यों उस रैली पर हमला हुआ? यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला करने वाले क्या खालिस्तान के समर्थक थे? क्या वो लोग वो थे जो खालिस्तान समर्थक हैं, जिनके बारे में गाहे बगाहे सुनने को मिलता रहता है, चर्चा हम सुनते रहते हैं? क्या वो लोग थे? हमारे साथ एक बार गेस्ट पैनल से मैं फिर इंट्रोड्यूस करवा दूं। संजय कपूर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, इकराम संधू है हमारे साथ कांग्रेस से। आप इन सभी को देख सकते हैं। कमरजीत सिंह रिंटू है हमारे साथ, इकराम संधू हैं हमारे साथ कांग्रेस से। तो सबसे पहले मैं शिवसेना के प्रवक्ता का रुख करूंगा, इंतखाब फारूकी साहब। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जरूरत पड़ी थी पटियाला में, क्या आयोजन था कि खालिस्तान के विरोध में आप रैली निकाल रहे थे? देखिए, जिस तरीके से वहां पर ड्रग्स के तस्करी के वजह से जवान बच्चे और कई लोग वहां पर बेचारे जो जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए वहां पर शिवसेना ने एक इस तरीके का डिसीजन लिया, फैसला लिया कि वहां पर जाकर उनके बच्चों के लिए नया जो यूथ है, वहां का नया जो संगठन है, उसको जगाया जाए, उनको अच्छे सही राह पर लाया जाए, उनको ना उनकी लाइफ बिगड़े। इसके लिए ये फैसला लिया गया था कि नहीं, वहां पर जाकर कुछ इस तरीके का काम किया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर दो गुटों की अगर झड़प हो जाती है तो ये तो बहुत ही खराब बात है, जिस तरीके से ये जो सामने आ रहा है। तो वहां पर बिल्कुल इसमें लॉ एंड ऑर्डर को सतर्क रहने की जरूरत है। हम तो यही बता सकते हैं कि वहां पर लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और शिवसेना तो देखिए हमेशा, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग इतना लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स, एमएलए, एमपी सब काम करते हैं, इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि वहां पर भी लोगों को सुधार लाना चाहिए, वहां पर भी लोगों के लिए काम करना चाहिए। बस ये एक डिसीजन था कि इस तरीके से जाकर वहां पर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। करमजीत सिंह सिंधु जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है और आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। करमजीत जी, सरकार आपकी है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई एक अच्छे प्रयोजन से, अगर कोई ड्रग्स के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहा है और उस पर हमला हो जाता है, ऐसे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो मुझे तक है वो तो ये है कि ये पर्पसली ये सारा कुछ हुआ और इसमें कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जितने भी राजनीतिक दल है उन लोगों के कारकुनी वहां पे आपस में भिड़े। और सबसे बुरी बात ये है कि वहां पे खालिस्तान के नारे लगने, कुछ वहां पे शिवसेना के साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी थे और कुछ अकाली दल के भी थे, और ये एक बड़ी निंदनीय घटना है। आपका इशारा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ है? मतलब देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी ये घटना हुई है, ये बहुत ज्यादा निंदा के काबिल है और हम इसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। इसमें जो लोग भी शामिल पाए गए हैं, जिन्होंने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से ये वहां पे आज गुंडागर्दी का नाच हुआ है और खालिस्तान के नारे इन्होंने लगाए हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और प्रॉपर जांच के बाद जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। जी, संजय कपूर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से शिवसेना के इस प्रदर्शन पर हमला हुआ है, इससे यह सवाल बहुत बड़ा हुआ है कि क्या पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की तादाद बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि पंजाब गुरुओं, पीरों और फकीरों की धरती रही है। पंजाब ने एक बहुत बड़ा समय पर टेररिज्म को देखा है और कई सालों तक लोगों ने इस टेररिज्म को भुगता है। पर इतने सालों का में अगर आप पंजाब का इतिहास देखो, पंजाब में कभी भी कम्युनल दंगे नहीं हुए। जहां तक ये शिवसेना के प्रदर्शन का सवाल था, प्रशासन को इसकी जानकारी पिछले 7 दिनों से थी कि शिवसेना ने यहाँ पर ये अपना प्रदर्शन करना है, और रेडिकल ग्रुप्स ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था कि वो उसका विरोध करेंगे जी। मुझे तो हैरानी इस बात से होती है कि जब पुलिस को सारी बातों की जानकारी थी तो उन्होंने ये क्लैश कैसे होने दिया? उन्होंने रूट्स को डिफाइन क्यों नहीं किया? सारी जानकारी प्रशासन को थी, फिर भी ये इतना बड़ा इंसिडेंट वहां पर हो गया। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज पंजाब की धरती पर हुआ है। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर इसे निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का किसी भी इंसिडेंट को पंजाब की धरती पर अलाउ नहीं किया जा सकता। अब पंजाब ने कई सालों तक
उग्रवाद का संताप झेला है। जी। पाकिस्तान हमेशा फिराक में रहता है कि किसी तरह से पंजाब को और जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, जिससे भारत को डिस्टर्ब किया जा सके। हम किसी भी ग्रुप को, किसी भी तरह के लोगों को पंजाब को डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं भगवंत मान जी से अपील करूंगा कि जो भी लोग इस तरह के इंसिडेंट के लिए जिम्मेवार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का काम ना कर सके। पंजाब में अमन शांति इतने साल बनी रही है, उग्रवाद के बाद बहुत अमन शांति यहाँ पर रही है, और भविष्य में भी पंजाब में अमन शांति बनी रहनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब मैं करमजीत सिंह जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले इकराम संधू जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका एक रिएक्शन में ले लूं। इकराम संधू, आपका क्या कहना है आज जो पटियाला में हुआ उस पर? देखिए, जो भी आज पटियाला में हुआ सारे कहते बहुत ही निंदनीय है, और पॉलिटिक्स नहीं हम खेलना चाहते, बट इसकी इंटेलिजेंस ने आज से 6-7 दिन पहले इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है पटियाला, बिकॉज शिवसेना ने अनाउंस किया था का प्रोग्राम है, और जो छोटे मोटे रेडिकल ग्रुप्स कुछ रहते हैं पंजाब में, उन्होंने कहा था हम इसे अपोज करें। सो जिसे कहते हैं टोटल फेलियर ऑफ द स्टेट मिशन है कि पता था उन्हें कि ये हो सकता है, कोई इंतजाम नहीं किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पंजाब पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है, जिसने टेररिज्म के साथ फाइट किया 90s के अंदर, कि अगर पंजाब पुलिस को आप फ्री हैंड दे दें, द काइंड ऑफ पर्सनल, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट दे हैव, जी, पंजाब में हम कहते हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं फटका सकता अगर पंजाब पुलिस ना चाहे। तो बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट का इनएप्टीट्यूड था कि उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। पुलिस फोर्स वॉज क्लूलेस कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। न्यू पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, हम अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें इट माइट गो अगेंस्ट द पॉलिटिकल लाइन। सो बेसिकली इट वाज पॉलिटिक्स व्हिच डिक्टेटेड इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव द सॉरी स्टेट टुडे, जो पंजाब में हुआ, जो पिछले 20-25 सालों से नहीं हुआ। करमजीत जी के पास जाने से पहले इंतखाब फारूकी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन से ली हुई थी आपने? जी बिल्कुल, इजाज़त के साथ ही सारे काम होते हैं। जो भी काम के लिए हम जाते हैं उसके लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। इजाज़त लेने के बाद में इस तरीके की जो आज जो चीज़ सामने आई है, इसे देखकर तो हम सब दंगे कि भैया इस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने इस तरीके का मतलब ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, और जिस तरीके से ये कुछ और भी बढ़ सकता था, मतलब लोग नहीं बढ़ नहीं सकता था, बढ़ गया। अगर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, अगर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा इंतखाब फारूकी साहब, तो मामला बढ़ चुका था। करमजीत सिंधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब प्रशासन को जानकारी थी, जब प्रशासन की परमिशन थी इस प्रदर्शन की, तो बावजूद उसके ये बवाल कैसे हो गया? साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ये बात कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि पंजाब पुलिस कितनी सक्षम है, जिस पुलिस ने आतंकवाद से लोहा लिया हो, तो फिर ऐसे में चूक कहां रह गई? मालूमात होने के बावजूद ये बवाल कैसे हो गया? देखिए, पुलिस ने अपना रोल अभी ये सारे घटनाक्रम में अच्छी तरह से निभाया, और वहां कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी, और खुद भी जख्मी हुए हैं। लेकिन जहां पे भी किसी की चूक रही है, और इस सिचुएशन पे ये सिचुएशन बन गई कि अगर किसी ने अवेड किया या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं निभाई गई, तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक। हमारे सीएम साहब, डीजीपी और सारी हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हो रही है। इसमें जो भी कहीं पे कोई नेग्लिजेंस हुई होगी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और ये जो लोग इस चीज को कह रहे हैं कि हमने बड़ा पीसफुल प्रदर्शन किया, लोगों की भलाई के लिए प्रदर्शन किया, इट वाज इंटेंस, पहले कन्फ्रंटेशन बना के ये लोग आए थे दोनों तरफ से, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता इसमें शामिल होकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है। दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही हैं जिन्होंने किया है, और मैं इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता। जो स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी बनती है वो निभाई जाएगी, प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और किसी भी कल्प्रेट को नहीं बख्शा जाएगा। और अच्छा, जिनको आप न बख्शने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खालिस्तानी समर्थक पनप रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है पंजाब में? मानते हैं आप ऐसा? अगर इस तरीके की रैली और प्रदर्शन पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं तो वो खालिस्तानी समर्थक हैं? ये कई चीजें, कई शक्तियां बाहर बैठी हैं। कोई वहां से कोई मॉनेटरी पैदा इनको दे के कुछ लोगों को भड़का के ऐसी सिचुएशन पंजाब के पीस के साथ जो खिलवाड़ किया गया है,
इसकी एक प्रॉपर जांच होने के बाद सभी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रव्यू में है उसके ऊपर कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात अकाली दल, कांग्रेस और शिवसेना कि जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता है या अकाली दल वाले वहाँ पे खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं या खुद खालिस्तानी बन के नारे लगा रहे हैं, तो ये एक वो पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या वो खालिस्तान की हमायत कर रहे हैं, क्या वो पंजाब के पीस के साथ, शांति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारी चीजें अकाली दल से पूछनी पड़ेंगी जी। क्योंकि आज ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इनकी जो जिम्मेवारी बनती है पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए, ये उसको अवॉइड करके और आज पंजाब की शांति में जो खलल डाल रहे हैं, ये एक इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भाई सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर खलल कौन डाल रहा है? खलल कौन कैसे डाल सकता है? मैं लौटूंगा आपके पास करमजीत जी, डालने देंगे करमजीत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक और आंकड़ा दिखा दूं यहाँ पर स्क्रीन पर। इससे पहले हमने ड्रग्स का आंकड़ा दिखाया था, अब हम बता देते हैं कि हथियारों का जखीरा जो बरामद हुआ है पंजाब में अब तक, उसका क्या आंकड़ा कहता है, वो आंकड़े की जुबानी क्या बोलता है। देखिए, मार्च 2021 में फिरोजपुर में हथियार बरामद हुए थे, 5 AK-47 जब्त हुई थी, 8 अमेरिकन मेड कॉल्ट राइफल जब्त हुई थी। अब देखिए 85 चाइनीज मेड पिस्टल जब्त हुई थी और 10 मैगजीन AK-47 की जब्त की गई थी। ये मार्च 2021 का, यानी ठीक 1 साल पहले का आंकड़ा है। 6 मैगजीन कोल्ट राइफल की और 10 मैगजीन पिस्टल की जब्त की गई थी। अभी हमने कुछ देर पहले आपको आंकड़ा दिखाया था ड्रग्स का, और ड्रग्स के बाद अब देख लीजिए हथियारों का किस तरीके से जखीरा 2021 मार्च में फिरोजपुर में मिल चुका है। तो ये हथियार आखिर क्यों जखीरे के तौर पर वहां रखे हुए थे? इतनी तादाद में 2 साल के अंदर ड्रग्स जो पकड़ी गई, वो ड्रग्स वहां क्या कर रही थी? अब सवाल ये उठता है कि हवाला मनी कितनी जब्त की गई पंजाब में, ये भी आपको दिखा देते हैं। हवाला मनी कितनी जब्त की गई, ये जब आप तार जोड़ेंगे एक दूसरे से तो आप समझ जाएंगे कि हमारे सवाल कितने मौजूद हैं। 18 जनवरी 2022 को, यानी इसी साल 18 जनवरी 2022 को लुधियाना से 6 करोड़ रुपया जब्त किया गया। 12 मई 2021 को, 1 साल पहले, जालंधर से 1 करोड़ रुपया जब्त किया गया था। ये हवाला मनी की हम बात कर रहे हैं। 30 मार्च 2019 को खन्ना से 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, खन्ना पंजाब में जो जगह है। अब देखिए 22 दिसंबर 2019 को फिल्लौर से 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी हवाला मनी के तौर पर। 22 दिसंबर 2019 को फिल्लौर से 35 लाख रुपए का मिलना, ये लगातार इस तरीके से साल दर साल हवाला मनी मिली है। तो अब अगर इन तारों को जोड़ा जाए, संजय कपूर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर इन तारों को हम जोड़ते हैं, हवाला मनी का हम रुपया, तमाम हथियारों का हम जखीरा और तमाम पकड़ी गई ड्रग्स को इकट्ठा करते हैं और इस तरीके की आवाजें जो खालिस्तान विरोधी प्रदर्शनों पर टूट पड़ती हैं या नशा विरोधी रैली पर टूट पड़ती हैं, ये तार सब जोड़ते हुए किस तरीके की तस्वीर बनती है? देखिए रिंटू जी मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की स्थिति को संभालना इनकी जिम्मेवारी है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 2017 में कि जब इलेक्शन थे, इलेक्शन के दौरान केजरीवाल जी ने एक खालिस्तान समर्थक के घर पर खाना खाया था और ये उस समय बहुत चर्चा में सारी न्यूज रही थी। देखिए, खालिस्तान के मैटर को लेके मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पे हो रही है, जब रेडिकल ग्रुप्स ने ये अनाउंस किया हुआ था कि हम वहां पे विरोध करेंगे शिवसेना की रैली का, तो उन्होंने रेडिकल ग्रुप को कंट्रोल क्यों नहीं किया? जब शिवसेना की रैली में खालिस्तान के विरोध में नारे लग रहे थे, उसमें क्या बुराई थी? आज पंजाब के लोग खालिस्तान नहीं चाहते, पंजाब के लोग अमन शांति चाहते हैं, वो आराम के साथ अपना बिजनेस, अपना व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह इन्होंने शिवसेना के लोगों को सही ढंग से सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? आज जो स्थिति वहां पर पटियाला में हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस स्थिति को उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। इतने सालों में कभी भी पंजाब में कम्युनल दंगे नहीं हुए, इतने साल टेररिज्म भी रहा, कई कुछ रहा टेररिज्म के दौरान, पर फिर भी कभी पंजाब में कम्युनल दंगे कभी भी नहीं हुए। इतने सालों के ये पहला इंसिडेंट है कि जो कम्युनल दंगे हुए। दिल्ली से इन्होंने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया है, दिल्ली में तो कई बार दंगे कम्युनल हो चुके हैं,
ये नॉलेज शेयरिंग क्या दिल्ली से लेके पंजाब में आ रही है? ये पंजाब के लिए अच्छा नहीं होगा रिंटू जी कि जो भी आज हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा कलंक है पंजाब के लोगों के माथे पर। इस तरह की सिचुएशन को भविष्य में अवॉइड करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके लिए तो वहां के मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुला ली और ये भी भरोसा दिला दिया संजय कपूर साहब के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपने साफ अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले कहा कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इकराम संधू साहब, इससे पहले तो आपकी सरकार थी, तो क्या समझा जाए कि ये स्थितियां जो बिगड़ी हैं, जिसे भगवंत मान सरकार को संभालना है, ये आपके दौर में, आपके कार्यकाल में बिगड़ी है? आजकल में तो ये बिगड़ नहीं गई। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि खालिस्तान की सपोर्ट बढ़ रही है, अब आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? आप सिर्फ तो मेजर कर सकते हैं कि कितनी दुनिया उसे सपोर्ट करती है। फरवरी में इलेक्शनें हुई हैं, अगर एक पार्टी हम गिन ले जो कि रेडिकल थॉट रखती है, वो है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। ये हम मानते हैं ना जी। मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर 81 सीट्स पे खड़ी हुई। उनका वोट शेयर पता कितना था? 0.1% से कम। दैट मींस 1000 वोटर में से भी एक आदमी इन्होंने वोट नहीं दी। सो ये है हमारा पंजाब, जहां हिंदू, सिख, मुस्लिम हर कोई इकट्ठा है। ठीक है। आज की डेट में भी 2 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं की आर्मी की, बट अगर आप पर कैपिटा देखें, अगर जब भर्ती निकलती है फौज की फॉर वन पोजीशन, नहीं तो अगर आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद बिगड़ गई? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पंजाब में अगर आप हमारी सरकार में देख लीजिए, ना गैंगस्टर्स थे, ना वसूली होती थी, ना मर्डर्स होते थे। इक्का दुक्का केस हर जगह होता है। यू कैन नॉट हैव अ क्राइम फ्री सोसाइटी, वी हैव टू एग्री टू। बट दूसरी चीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप क्रॉस बॉर्डर कह रहे हो, आर्म्स, ड्रग्स, एक बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट होएगा विच विल बी फॉर इंटरनल ट्रबल इन पंजाब। ये बेसिकली ट्रांजिट रूट है। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर सारी हेरोइन आती है पंजाब के अंदर, वो पंजाब की कंजम्पशन के लिए नहीं आती, वो तो एक बिजनेस है लोगों का। सर, 2019 में 233 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, 2020 में 506 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। ना सर, बट वो डबल हो गई सर, डबल हो गई। सरकार किसकी थी सर? माना सर, बट वो जो सा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो तो बीएसएफ के नीचे है ना। ड्रग ट्रेड को तो बीएसएफ ने रोकना है ना। पंजाब पुलिस में आज की डेट में अगर ड्रग्स पकड़े जाएं, आई विल नॉट ब्लेम आप। आपके नीचे तो आता ही नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हम स्टेट पे नहीं डाल सकते। अच्छा, तो देश की सेना पर डालेंगे आप? ड्रग्स अगर पकड़ी गई तो उसकी जिम्मेदारी देश की सेना की है, मतलब? संजय कपूर जी क्या कह रहे हैं ये इकराम संधू साहब? 2014 से पहले अगर ड्रग्स पकड़ी जाती थी तो एनडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज अगर पकड़ी जाती है तो बीजेपी एनडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, इस चर्चा को यहीं से शुरू करूंगा। मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लेने की, एक ब्रेक लेकर फौरन वापस आते हैं। चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। आंकड़े हमारे फैसला आपका में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पटियाला हिंसा को लेकर के। हम कह रहे हैं कि पटियाला में हुई हिंसक झड़प खतरे की घंटी है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, 1947 में अलग सिख सूबे की मांग तेज हुई। 19 सालों तक खालिस्तान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन होता रहा। 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की मांग हुई। 1980 तक सिखों का समर्थन तेज होने लगा और 1980 से खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले का आतंक बढ़ने लगा। 1980-83 तक पंजाब में खालिस्तान विरोधी कई लोगों की हत्या हुई। 1984 में गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाले ने शरण ली। यानी कि इस तरीके से खालिस्तान समर्थकों की कहानी आगे बढ़ती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आपको याद होगा। इसके बारे में बता दें, 5 जून 1984 को भिंडरावाले के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। 6 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाले को ढेर कर दिया गया था। 493 आतंकी नागरिक इस ऑपरेशन में मारे गए थे। आपको बता दें, 83 जवान ऑपरेशन में ब्लू स्टार में शहीद हुए थे।
आपको बता दें कि 2059 जवान ऑपरेशन में घायल हुए थे। 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और खालिस्तान समर्थकों ने पीएम इंदिरा गांधी की हत्या की थी। यानी इस परिणति की तरफ इसे देखा गया था कि खालिस्तान का अगर आप मुंह कुचलने की कोशिश करेंगे उनके समर्थकों का, तो वो देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर सकते हैं। आप देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में और जानकारी आपको बता दें। 1985 में कनाडा में AI विमान को बम से उड़ाया गया था। 329 लोग विमान के इस ब्लास्ट में मारे गए थे। खालिस्तान समर्थकों ने भिंडरावाले की मौत का बदला लिया था। बताया गया कि 90 के दशक के बाद शांत रहे खालिस्तानी समर्थक, लेकिन 20 साल तक खालिस्तान समर्थक चुप रहे और 2015 के बाद पंजाब में फिर सक्रिय हुए खालिस्तान समर्थक। ड्रग्स हवाला के जरिए खालिस्तान समर्थक सक्रिय हुए और ड्रग्स का हवाला का आंकड़ा हमने आपको दिखाया बाकायदा, और हमने आपको यह भी दिखाया कि किस तरीके से हथियारों की बरामदगी लगातार इन सालों में हुई है। हमारे साथ तो मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं करमजीत जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो इतिहास हमने बताया है उस इतिहास को देखते हुए आप क्या समझते हैं, भगवंत मान सरकार को अब किस दिशा में काम करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों की क्या धारणा है, पंजाब के लोग क्या चाहते हैं। पंजाब के लोग यहाँ पे शांति चाहते हैं, पंजाब के लोग यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, पंजाब के लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, पंजाब के लोग कोई खालिस्तान नहीं चाहते, कोई खालिस्तानी की सपोर्ट नहीं करते। और इससे पहले ये आंकड़े हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी आपको बहुत डिटेल से बताया कि जो रेडिकल फोर्सेज हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी किस ढंग से लोगों ने यहाँ पे नकारा है पंजाब में जी। सो पंजाब उसी हमारा भगवंत मान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस है रोजगार के ऊपर काम करना, शिक्षा के ऊपर काम करना, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर काम करना, उसके ऊपर काम करना। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे पहले भी हम कह चुके हैं कि कम्युनल यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुई है। यहाँ पे कम्युनल कुछ नहीं हुआ, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का आपस में क्लैश हुआ। और उसमें सबसे बुरी बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग या कार्यकर्ता बोल लीजिए कि उन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए। अगर ये जिम्मेवारी उस पार्टी के प्रेसिडेंट की बनती है कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे और हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि पंजाब ने बहुत सारा यहाँ पे जाने दे के बहुत सारा नुकसान करा के पंजाब में एक शांति पैदा की है, और वो अपने कार्यकर्ता को अपील करे कि ये जो पंजाब की शांति है इसको बरकरार रहने दिया जाए। अगर इसमें कोई पॉलिटिकल बात में वो तो ठीक है करमजीत जी, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कैंपेनिंग के दौरान आपके नेता, जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जो है खालिस्तान समर्थक के घर भोजन किया। अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका इशारा था। इशारा क्या था? नाम लिया उन्होंने? हाँ, नहीं नाम लिया। वो 2017 की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पंजाब में हर सेकंड या थर्ड ऐसा परिवार है जिसमें किसी ने इस आतंकवाद का संताप भोगा है। ठीक है, उसमें चाहे वो पुलिस का जवान था वो भी पंजाब का था, अगर दूसरा कोई बहकावे में आके मारा गया वो भी पंजाब का था। सो पंजाब का हर तीसरा घर ग्रस्त रहा है इस जो प्रॉब्लम हमारी रही है पहले। और उसमें केजरीवाल साहब किसी के घर में खाना खा के आते हैं तो वो पर्पसली तो जाते नहीं कि हम उस घर में खाना खाने जाएंगे। अगर उसका कोई फैमिली या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा है, उसको तो मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा। अगर कोई, पर ये बात को मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब, भगवंत मान, हमारी सरकार, हम सब खालिस्तान और खालिस्तानियों के खिलाफ हैं। पंजाब के लोग शांति चाहते हैं, खालिस्तान की मांग को बिल्कुल नकार चुके हैं और ना ही कभी पंजाबियों ने उसका समर्थन किया। अब ये टीवी डिबेट और सारी चीजों में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको हम बार बार छेड़ के पंजाब में ऐसी बात न करें, क्योंकि पंजाब में हम सब सिख हिंदू सब अपने बहुत प्रेम प्यार से बड़ी सद्भावना के साथ एक दूसरे, एक हमारा भाईचारा है। यहाँ हमारे में ऐसी कोई भी पंजाब में ऐसा कोई भावना नहीं है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को हम दोषी नजर से देखते हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो इसमें ब्रीच हुई है लॉ एंड ऑर्डर में, उसके लिए सीएम साहब भी स्टेटमेंट देंगे और मैं भी कह रहा हूँ
कि उसमें अच्छा, चाहे ये कोई इकराम negligence संधू की- साहब ने अभी ब्रेक पर जाने से पहले बोला था कि अगर पंजाब में ड्रग्स आती हैं तो उसके लिए सरकार या प्रशासन से ज्यादा बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। क्या कल को ऐसा होता है तो आप भी इसी तरह का बयान देंगे? नहीं, देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जिम्मेवारी हम सभी की कलेक्टिव है। ये बॉर्डर स्टेट है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो बहुत देर से हमारे देश की और खास करके पंजाब की शांति बंद करता है। उसके लिए चाहे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इस पे हम राजनीति नहीं कर सकते। हम सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन फॉलो करने के लिए तैयार है। जहां हमें जरूरत होगी उनकी, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आतंकवाद रोकने के लिए ये जो नहीं, जब दिल्ली में दंगा होता है, जब दिल्ली में दंगा होता है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, जाहिर सी बात है कि दिल्ली केंद्र सरकार की है तो जिम्मेदारी उनकी है। पंजाब में तो सब कुछ आपका है सर, उसमें केंद्र का क्या? पंजाब में तो सब कुछ आपका है। देखिए, जहां तक लैंड ऑर्डर की बात है, पंजाब में कोई दंगा होता है उसकी जिम्मेवारी हमारी और हम उससे निपटेंगे। जहां तक नशे की बात हम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर राजनीति है, उसके ऊपर सभी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हमें पंजाब में नशे नहीं चाहिए, हमें हथियारों की ये तस्करी नहीं चाहिए, हमें हवाला नहीं चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें काम करेगी। अभी मानयोग भगवंत मान जी की सरकार 1 महीने की सरकार है। हम ये सारी चीजों का आरोप 1 महीने की सरकार के ऊपर नहीं लगा सकते। इसके लिए एक एडिक्वेट जो भी पॉलिसी बनेगी, जहाँ सेंट्रल एजेंसी से बात होगी, स्टेट एजेंसीज है, जहाँ पे जो स्टेट का प्रेरोगेटिव बनता है या जिम्मेवारी बनती है वो स्टेट निभाएगी और जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी हम सेंट्रल नहीं, अगर 1 महीने की सरकार पर आप इल्जाम नहीं लगवाना चाहते तो फिर ये तो बताइए कि इतनी बड़ी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सर, या तो सरकार लेगी या प्रशासन की जिम्मेदारी तय होगी। नहीं, पहले अभी आप सुनिए जी, उसके लिए सबसे पहले तो अकाली दल, कांग्रेस और ये शिवसेना के कार्यकर्ता, और मैं ये कहूंगा इनके जो भी प्रेसिडेंट या जो भी इनके सीनियर लीडर्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, इनको ताड़ना चाहिए और जिस लेवल पे इन्होंने पंजाब की शांति के साथ खिलवाड़ किया है इनको बख्शना नहीं चाहिए। और आज शिवसेना ने एक कड़ा एक्शन लिया भी है, बहुत सारे लोग उन्होंने निष्कासित किए अपनी पार्टी से जी। ये अकाली दल को भी अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। ठीक है, हम गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज गवर्नमेंट पे डालेंगे। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रखना है, उसके लिए रखेंगे। अगर कोई घटना हुई है उसके दोषियों को सजा देंगे। ये मेरी बात आप ऑन रिकॉर्ड नोट। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकाली सरकार जो पहले रही उसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? कांग्रेस की सरकार जो पहले रही वो जिम्मेदार है? देखिए आप, मैं जानता हूं राजनीति आप नहीं करने आए, राजनीति आपको नहीं करनी, लेकिन मेरे सवाल पर कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इस घटना में शामिल ही अकाली दल के कार्यकर्ता है, इस घटना में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस घटना में शामिल शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, तो फिर उनको भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। चलिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। इंतखाब साहब, सरकार कह रही है, सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। देखिए करमजीत सिंह साहब तो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, लेकिन क्या है कि बातें करने से खाली काम नहीं होगा, है कि नहीं? जिस तरीके से आज पंजाब का जो हाल है, ठीक है ना, जिस तरीके से लोग बेरोजगार है, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना ड्रग्स वहां पर तो कह रहे हैं अभी 1 महीने पुरानी सरकार को आप क्यों दोष दे रहे हैं? इंतखाब साहब, तौर पर करमजीत जी कह रहे हैं 1 महीने की पुरानी सरकार को आप इन सब चीजों के लिए क्यों दोष दे रहे हैं? इसके लिए तो पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन अभी आज प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने इनके लिए तो पुरानी सरकार है वो बोल रहे हैं, लेकिन आज तो उनको तो एक्शन पे आना चाहिए। आज तो उनको एक्शन पे आना चाहिए, आज तो उनको बिल्कुल इसके लिए आगे आना चाहिए। आज हम लोगों को एक्शन ले तो रहे भाई, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, कह रहे हैं दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और आप क्या चाहते हैं? होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री क्या है इस तरीके से कि जिस तरीके से पंजाब का हाल करके रखे, और बातें अगर हम सिर्फ करते रहे तो ऐसा नहीं होगा। और आप बोलो कि हम आकर वहां पर ये भी ना करें, अटैक हो जाए और उस पर हम सवाल भी ना उठाए, तो ये तो कोई सही बात नहीं हुई। चलिए, इकराम संधू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि करमजीत जी ने कहा है कि भाई आपके भी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे प्रदर्शन में। देखिए, अब ये जो मर्जी कही जाए, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता था, अब सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप भी सुबह से देख रहे हैं,
आप एक कार्यकर्ता पकड़ लीजिए जो कांग्रेस का था, पटियाला प्रदेश कांग्रेस का था, हम उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेंगे? आप लीजिए, आप उन्हें जेल में डालिए, आप उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट यूएपीए की धाराएं लगाएं, क्योंकि ये फिट केस है ऑफ यूएपीए, क्योंकि दिस इज के भी कम्युनल हार्मनी आप तोड़ रहे हो। ये असली केस है जहां के आप देश तोड़ने का काम कर रहे हो। आपकी यह सरकार है, 6 दिन पहले आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट थी कि कुछ हो सकता है, आपने 6 दिन कुछ नहीं किया। आप कभी हिमाचल घूम रहे हैं, आप कभी गुजरात जा रहे हैं, आप दिल्ली के क्लासरूम में बैठ रहे हैं सिर्फ फोटो ऑप के लिए। आज आप सारों को इकट्ठा कर रहे हैं कि अच्छा ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा ये कैसे हो गया। आप एक्शन लीजिए, अभी इस चीज को 8 घंटे हो चुके हैं, क्यों नहीं अभी तक इन्वॉल्व है, उन सारों को अरेस्ट कीजिए। मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी चीज नहीं सही जाएगी। आप आज 100 आदमी को जेल के अंदर डालिए जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कॉलोनी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, जिस मर्जी पार्टी के हो। 100-150 आदमी को आप जेल के अंदर डालिए, उनके अगेंस्ट चालान पेश करिए, उनको बेल ना मिले जब तक अदालत नहीं देती। ठीक है, जवाब ले लेता हूं, एक लास्ट कमेंट कर दीजिए आपका। हाँ जी, बिल्कुल ये जो बोल रहे हैं, जो सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है वो पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैं पहले भी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ। मैं एक बात की भी प्रशंसा करता हूँ कि शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन लिया और बहुत सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया। ये मेरे पास अभी मैं उनका एक लेटर भी देख रहा था। इसी तर्ज के ऊपर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अकाली दल और कांग्रेस को भी करना चाहिए। ये बिल्कुल सरकार करके सरकार के सर पे ना सारा छोड़े। सर बताइए तो कांग्रेस का कौन सा लीडर था जो वहां प्रेजेंट था? चलिए इकराम संधू साहब, ये जांच का विषय है, जांच होने देते हैं और हमें उम्मीद है कि भगवंत मान सरकार इस दिशा में न केवल जो कह रही है वो सिर्फ कह के रह जाएगी, बल्कि उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो बेशक हम इंतजार रहेगा दोषियों के सामने आने का और उन पर भगवंत मान सरकार की कार्रवाई का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए आंकड़े हमारे फैसला आपका में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इजाजत दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं।